साहित्य के पाठकों को सादर नमस्कार। मैं रमेश चंद्र मीना आदिवासी जनजीवन पर लिखे गए उपन्यासों पर व्याख्यान श्रृंखला में सुदूर पूर्व अरुणाचल से जंगली फूल जोराबियालाम का ये उपन्यास अब तक के पढ़े लिखे सुने गए उपन्यासों में बिल्कुल अलग है। अलग हट करके संरचना, विषय वस्तु, भाषा शिल्प में अगर इस उपन्यास की किसी से तुलना की जा सकती है तो एकमात्र राजस्थान के भीलों पर लिखा गया उपन्यास सुनीता घोगरा का मताई उपन्यास से इसकी तुलना संभव है। पारंपरिक उपन्यास जिसे कह सकते हैं कि पारंपरिक भाषा शिल्प और संरचना में जो लिखे गए उपन्यास है, विषय वस्तु जो समसामयिक होती है, इस उपन्यास की उस कबीले की शुरुआत कह सकते हैं। शुरुआती कबीले की क्या समस्याएं हो सकती है, इस पर आधारित है जंगली फूल। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसकी मुख्य समस्या अगर कहें बहुत ही सार संक्षेप में, हम वैसे जंगली फूल के शीर्षक पर भी विचार करेंगे। इसकी विषय वस्तु की आत्मा अगर देखें, बाहरी हमलों का शिकार कबीला, भूखमरी का शिकार कबीला, और इसको फिर निचोड़ निकाल करके कहें भय, भूख और भूखमरी। और इसका जो नायक है वो दिखाई दे रहा है। शुरुआत में जो उपन्यास आया था उसका मुख्य पृष्ठ लंबा चौड़ा कद काठी का और मात्र कोपीन पहने हुए पहाड़ की तरफ देखता हुआ ऐसा लगता है जैसे इस पहाड़ की चोटी से उड़ करके सीधे हनुमान जी की तरह दूसरी चोटी पर उड़कर चले जाने वाला है। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक। बस इतना कहना बाकी था कि पहाड़ को उंगली पर उठा करके पौराणिक पुरुष लाए थे। ये पहाड़ से पहाड़ की यात्रा करता है। जंगल इनका साथी है, जंगल इनका जीवन है। सो दूसरा संस्करण जो आया उसमें जंगल दिखाई दे रहा है। जंगली फूल का नायक तानी जंगल में अंतर्भूत होकर के रहता है। यहाँ पर पहाड़ है और तानी। तो जैसा कि मैंने बताया, डर से मुक्ति दिलाता है ये तानी उपन्यास का नायक। इसके अलावा उपन्यास में है डायन, आदिवासियों की मुख्य समस्या, बड़ी समस्या, विकट समस्या, या यूँ कहें कि अंधविश्वास से कोई भी समाज, कोई भी समुदाय बचा हुआ नहीं है। इसलिए कि उनकी सही अर्थ में शिक्षा नहीं हुई। अगर सही अर्थ में शिक्षित होते तो ऐसा कभी नहीं होता कि अंधविश्वास इस कदर होता। इसलिए डर से मुक्ति दिलाने वाला नायक है तानी। और दूसरी बात है कि डायन जो एक स्त्री को डराने की सबसे बड़ी, भयभीत करने वाली स्त्री समस्या का समाधान भी यहाँ इस उपन्यास में दिलाया गया है तानी के कर कमलों से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेम से भय की मुक्ति दिलाई जाती है। इस तरह से कह सकते हैं कि प्रेम इस उपन्यास में कहीं न कहीं हर बार अंततः दिखाई देता है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आदिवासियों पर गहराई से, गंभीरता से
दिल से काम करने वाले प्रोफेसर वीर भारत तलवार ने लिखा है कि इस उपन्यास की मूल है प्रेम। तो इस तरह से हम देखेंगे क्रमशः इस उपन्यास में क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए और पाठक या शोधार्थी को क्या मिलता है और ये अन्य उपन्यासों से क्यों कर अलग है। तो देखिए, इस उपन्यास का पहला संस्करण 2019 में अनुज्ञा प्रकाशन से आया। अरुणाचल की तानी जनजाति के समुदाय पर आधारित है और इसमें भी एक कबीला है निशी। निशी वंश किस तरह से टूटता है, टूट करके बिखरता है, बिखरते हुए कबीले को इस उपन्यास का कथानायक तानी किस तरह से जोड़ता है और इस जोड़ने के क्रम में उसे यात्रा दर यात्रा करनी पड़ती। आप ये ताज्जुब करोगे कि हर नायक ने अपने कालखंड में यात्राएं की है, चाहे वो बुद्ध हो तो बुद्ध की यात्राएं देखिए, जगह जगह बनाए गए उनके आश्रम स्तूप देखिए, या फिर अशोक जब बुद्ध धर्म ग्रहण करता है तो वो भी यात्राओं के द्वारा उस धर्म का फैलाव प्रचार करता है। गांधी जी जब स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ते हैं, नायक बनने की प्रक्रिया में होते हैं, तो पूरे देश का भ्रमण करते हैं। या कोई भी राजनीतिक नेता जब देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करता है, जब देश बिखरने लगता है, जाति और धर्म के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर टूट करके बिखरता है, तो जननायक पूरे देश की यात्रा करता है और उसकी यात्रा से देश पुनः एक सूत्र में बनता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि निशी वंश के कबीले को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास ये नायक करता है। उस उपन्यास पर कई कोणों से बात हो सकती है, स्त्री की दृष्टि से बात हो सकती है, नायक और इस उपन्यास की विषय वस्तु की प्राचीनता को लेकर के, या लोक गाथाओं में जिस तरह से पूर्वज बसे होते हैं, उनके क्रियाकलाप, परंपरा और समाज को जोड़ने की विश्वास आदि पर चर्चा हो सकती है। तो हम समग्रतः इसको देखने का प्रयास करते हैं। तानी कथानायक है, तानी की कई विशेषताएं, एक नायक में जो विशेषताएं हो सकती है या अब तक जितने उपन्यास आपने पढ़े हैं उससे अलहदा है यह नायक। इस नायक में कल्पना का, अमूर्तता का कुछ हद तक, कल्पना तत्व का अगर इससे तुलना की जाए तो उड़ते हुए हनुमान, जब जरूरत पड़ती है, जब समस्या आती है तो उनको उड़ना पड़ता है। ठीक इसी तरह से जब भी किसी कबीले को समस्या का सामना करना पड़ता है या वो कबीला समस्याओं से दो चार होता है तो कबीले की तरफ से आह्वान किया जाता है इस महायात्री से, और ये नायक कई दिनों की यात्राओं को कुछ ही दिनों में पूरी करके उस कबीले में पहुंच जाता है और वहां रह करके उस कबीले की उस समस्या का समाधान करके दिखा देता है। फिर कबीले का सरदार गिफ्ट के रूप में, भेंट स्वरूप उसे क्या देगा? एक गरीब कबीला क्या देगा? जो दूसरों से लुट पिट रहा है वो कबीला क्या देगा? तब ये नायक कुछ नहीं मांगता, लेकिन उनके पास होती है उनकी कबीले की, उनके परिवार की बेटी, जिसे गठबंधन कर दिया जाता है। दूसरा इस महानायक की विशेषता है कि जब भी किसी कबीले पर समस्या आएगी ये यात्रा करेगा, और इनकी खास विशेषता है कि कई दिनों की यात्रा को कुछ दिन में पूरी कर लेता है। तो इसका मतलब ये कि उड़ान भरता है, हालांकि इतना नहीं दिखाया, लेकिन ये कहीं भी रह सकता है, पेड़ों पर रह सकता है, पहाड़ पर रह सकता है, और एक जगह कहा गया है कि सोने की तो कोई समस्या ही नहीं।
आज हम कथित सभ्य अगर किसी दूसरे शहर की यात्रा करते हैं तो सुरक्षित रात्रि विश्राम के लिए विश्रामालय यानी होटल ढूंढते हैं, सुरक्षित, और जेब ढीली करते हैं। या जेबें ही नहीं है, नायक को देख लीजिए, लंगोटी पहन रखी है। सो जहां रात हुई, जिस कबीले में हुई, किसी का भी दरवाजा खटखटाया और वो पनाह देगा, वहीं रात्रि विश्राम होगा। और अगर कबीला नहीं मिला, गांव नहीं मिला, तब तब ये पेड़ पर, डाली पर बैठकर कहीं पर भी रात्रि विश्राम कर लेगा। इस तरह से यह साहसी है, महायात्री है, प्रेमी है, जिस पर हम बाद में आते हैं कि किस तरह से ये प्रेमी है। उपन्यास का शीर्षक चंगी फूल क्यों दिया होगा? ये नायक फूल है इस कबीले के लिए, फूल की तरह खुशबू बिखरती है इसकी। अगर फूल खिलता है तो खुशबू आती है, और वो खुशबू फूल तक सीमित नहीं रहती, वो आस पास फैल जाती है। उसी तरह से यह नायक अपने कबीले का होकर नहीं रहता, दूसरे तीसरे चौथे कबीले तक पहुंचता है, और इसकी खुशबू वहां तक भी पहुंचती है। एक कबीले का सरदार जो स्त्री के साथ प्रताड़ना का व्यवहार करता है, तो यह नायक वहां रात्रि विश्राम करता है और देखता है कि किसी स्त्री जो विधवा हो चुकी है उसको डाइन घोषित करके बाहर निकाला जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, उसे छुआछूत का व्यवहार हो रहा है। सो ये नायक समझाइश करता है, सरदार से बहस करता है, और सरदार समझ नहीं पाता। तब उसके साथ कुछ दिन दूर किसी झोपड़ी में बिताता है। कोई भी व्यक्ति उससे नहीं मिलना चाहता, कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता, और कोई भी किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहता उसके साथ। ये नायक, उसके जो फोड़े फुंसी हो गए हैं, उसके घाव हो गए हैं, जड़ी बूटी ला करके उसके घाव पर मरहम पट्टी करता है, उसे राहत मिलती है। और उसके शरीर पर जो घाव हुए हैं, उससे ज़्यादा उसके मन पर जो घाव हुए हैं, इसके दिलासा देने से, उसको सम्मान करने से, उसके दिल पर भी घाव पर मरहम लगती है, और वह कह बैठती है कि तुम पहले पुरुष हो जिसने इतने सम्मान से मुझे जगह दी है, और उसे बड़ी राहत मिलती है। और इस बात के लिए नायक को लगता है कि स्त्री के प्रति उसके मन में जो सम्मान है, एक प्रेम, वो जो प्रताड़ित स्त्री के प्रति किया जाता है, ये नायक करके दिखाता है। तो क्या कह सकते हैं कि इस उपन्यास में प्रेम कहाँ है? ये तीन तीन पत्नियां इसके हो जाती है, फिर प्रेम कहाँ है? तो प्रेम की एक अलग ही परिभाषा होती है। प्रेम वही नहीं होता कि शादी कर ली और प्रेम हो गया। तो दो शादी होती है, लेकिन वो औरतें छोड़ जाती है, तो प्रेम कहाँ हुआ? लेकिन एक स्त्री जो पति से प्रताड़ित होती है, और इस बात को सुनकर के ये नायक उस महिला के दिल पर पड़े घावों को सहलाता है, और उसे उस व्यक्ति से, उस पति की प्रताड़ना से मुक्ति दिलाता है, साथ ले आता और पुनः साथ ला करके एक प्रेम का सबूत देता है। इसके बावजूद इसकी पहले से विवाहित दो पत्नियां
इसका भी एक अर्थ निकल के आता है कि प्रेम किसे कहे। प्रेम करने वाला किसी बंधन में नहीं होता। आप शादी को बंधन कह सकते हैं, तभी तो तलाक होते हैं। लेकिन प्रेम तो बहता है नदी की तरह, और ये नायक नदी की तरह बहता हुआ उन कबीलों को अपनी मुक्ति से, अपने डर से, समस्याओं से, भूखमरी से मुक्ति दिलाता है। तब तब होता यह है कि वो भेंट स्वरूप उनकी लड़कियों को दे देते हैं। लेकिन ये प्रेम तो नहीं हुआ। सो वो आगे यात्रा करता है और एक उस प्रताड़ित पत्नी को राहत देता है और उससे प्रेम करता है। एक वो महिला जिसे कबीला अपने समाज में नहीं रखता, उसके घाव पर मरहम पट्टी करता हुआ उसके मन तक पहुंचता है, उससे प्रेम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेम बंधता नहीं है, और हम प्रेम को बांधने पर चले हैं। इसलिए शायद वीर भारत तलवार ने जो ये बात कही है, मैंने भी पढ़ा था, उपन्यास 2019 में आया, और उपन्यास के फ्लेप पर ये लिखा हुआ कोटेशन मैंने पढ़ा भी था। लेकिन आज जब मैं बात कर रहा हूँ तब मुझे यकायक ख्याल आया कि एक धीर गंभीर पाठक और आलोचक जो बात कहता है वो कितनी पते की होती है, कितनी मर्म की होती है, और कितनी गहराई लिए होती है, और कितनी व्याख्या की करने की जरूरत पड़ती है। तो वाकई में प्रेम के वास्तविक रूप को इस उपन्यास में इस तरह से देखा जा सकता है। जंगली फूल क्यों कर कहा होगा, जैसा कि अभी बताया। तो चलिए हम उपन्यास की संरचना पे बात करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इतनी बात हो गई है तो उपन्यास का सारांश से आप बखूबी गुजर जाए, इसलिए मैं अक्षर से इस पुस्तक का जो 2020 में आई थी इसका पाठ करता हूँ। मैंने लिखा था सारांश के बतौर, तो सारांश इस तरह से है। निसी समुदाय की लोक कथाओं के आधार पर नायक तानी के पूर्वजों से लेकर उसके पूरे जीवन को समेटती मनोहारी कथा है। 4 भाई और एक बहन से भरे पूरे परिवार व कबीले से शुरुआत होती है उपन्यास की। शुरू में ही हादसा से पाठक दो चार होते हैं। तानी के पिता का क्षत विक्षत शरीर की खबर मिलती है, और एक दिन माँ भी इसी तरह की आपसी कबीलों की रंजिश की शिकार हो जाती है। इस तरह से ये कबीला अपने पूर्वजों को खो देता है। कबीलों में चलने वाले अघोषित आक्रमण का अनंत सिलसिला पाठक को झकझोर करके रख देता है। तो कितने जंगली थे ये, एक दूसरा रूप देखिए। लेकिन जंगली फूल कैसे होते हैं। तानी की यात्रा के दौरान उसके गांव पर हुए हमले से तबाह हो जाता है। तानी दूसरे के कबीलों में हुए हमलों से बचाने के लिए जब बाहर चला जाता है, तो तानी को बाहर गया हुआ देख सुन करके इसके कबीले पर हमला होता है। आपसी रंजिश, ईर्ष्या, राग, देश। तानी वंश के वारिस भी लगता है जैसे कौरव पांडवों की तरह वैसी ही गति को प्राप्त होते हैं। तानी अप्रतिम चमत्कारिक शक्ति से युक्त है, बुद्धि का धनी और भुजबली योद्धा है। जैसे भीम याद आ जाता है, और दिखाई भी कुछ इसी तरह का दे रहा है। और जब यात्रा करता है तो लगता है हनुमान की तरह पहाड़ उठाए चला जा रहा है।
तानी अप्रतिम चमत्कारिक शक्ति से युक्त है। वह लगातार यात्रा करके अनुभव अर्जित करता है। वह पारंपरिक नायक नहीं है, पूर्वजों की तरह एक ही परंपरा को मानते हुए लकीर पीटता हुआ नहीं चलता। कबीले की मूल समस्या हमला और भूख को देखता है, समझता है और डॉक्टर की तरह उस रोग का इलाज करता है। वह हर समय दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता है। मेकार मैरांग कबीले द्वारा जब सहायता मांगी जाती है तो वह 15 दिन की यात्रा करके पहुंचता है, बहुत दूरी तय करता है। सरदार भेंट स्वरूप अपनी बेटी जो बहुत प्रिय थी आसीन नाम से, उससे ब्याह करवा देते हैं। कुछ दिन कबीले के साथ रहने के बाद वह बड़े भाई दोदर कीपुंग कुत्ते को साथ लेकर कबीले की मूल समस्या दूर करने के लिए लंबी यात्रा पर निकल जाता है। अब वो खुद के कबीले की समस्या के लिए यात्रा पर अपने भाई और उसका प्रिय कुत्ते को लेकर के निकलता। 3 दिन चलकर अपने चाचा मंगजंग के जोग गांव पहुंचते हैं। चाचा जी पहले से ही दूसरे गांव के वासी हो चुके थे, जहां उन्होंने देखा कि उस कबीले की एक और समस्या है। वो क्या है? एक औरत जिसे डाइन कह करके मारा पीटा जा रहा था। तानी उसका शारीरिक व मानसिक इलाज करता है, उसे इंसान होने का हक दिलाता है और निकुंग जो पिता की निगाह में दगाबाज था, धोखेबाज था, कामचोर था, भतीजे को साथ लेकर के फिर आगे यात्रा पर बढ़ चलता है। वो उसे भी अपनी यात्रा में शामिल कर चाचा के अत्याचारों से मुक्ति करता है और इस तरह से अपनी यात्रा जारी रखता है। एक खूबसूरत नदी उसकी यात्रा में एक पड़ाव पर एक नदी दिखाई देती है, बड़ी खूबसूरत नदी प्राकृतिक तौर पर, और एक वादी है। वादी में भाई दोदर को छोड़ देता है उस नदी के किनारे और कहता है कि नया कबीला बसाओ, ये कहते हुए कि वहाँ अपने पुराने कबीले में एक दूसरे पर होने वाले हमलों में हम लगातार बर्बाद हो रहे हैं। यहाँ शांति से तानी वंश को बढ़ाया जा सकता है। जैसे चाचा जी एक अलग गांव में बसे हुए हैं, तो ये तीसरा कबीला बसेगा तानी वंश का, न्यासी जाति का। वे शेष तीनों आगे बढ़ते हुए झील के किनारे पहुंचते हैं। एक पहाड़ पर एक पेड़ देख करके ये रात्रि विश्राम की सोचते हैं। वहाँ पर हर्ब और झील के किनारे सिमांग एक युवती दिखाई देती है। उससे उसकी रोचक मुलाकात होती है। पाठक इस दृश्य को, इस चित्रण को, इस वर्णन को पढ़ करके सुनता है तो गदगद हो जाता है। एक प्रेम कथा का किस तरह से प्रेम कथा आकार लेती है और नायक नायिका का मिलन होता है और गजब कथा बुनी गई है। पाठक यहाँ पर ठहर करके पुनः पुनः पाठ करना चाहता है। ऐसा सी स्थान जहाँ धान के खेत लहला रहे होते हैं। बला की खूबसूरत सिमांग से मुलाकात होती है। सिमांग के पति द्वारा तानी को लगभग कैद कर लिया गया है, ये खबर उसे लगती, वो बताती है। सारी बाधाओं को पार कर तानी सिमांग और धान के बीज के साथ अपने गांव लौटता है। सिमांग का पति जो प्रताड़ना उसे देता है, उस प्रताड़ना से मुक्ति उसे यकायक यही याद आती है कि जिस तरह से सीता
को छीन करके, चोरी करके रावण अपनी कैद में कर लेता है। राम उसे खोजने के लिए हनुमान को भेजते हैं और हनुमान वहाँ द्वंद्व में पड़ जाता है कि मैं इसको छुड़ाऊं, ले जाऊं, लेकिन मुझे तो दूत का काम करना है। सो मुझे संदेश देना था, लेना था, मेरा काम इतना ही है। कुछ इसी तरह से ये द्वंद्व में नहीं पड़ता, बल्कि ये भी विचार करता है कि ये इसकी पत्नी है, लेकिन इसने कैद में रखा हुआ है, ठीक रावण की तरह। तो यहाँ दूत नहीं था, ये एक जंगली फूल है जो दुखी, प्रताड़ित, शोषित को उस दुख से, उस समस्या से निदान दिलाता है। और इस शोषित, पीड़ित, कैदी पत्नी को कैद से मुक्त करना ही उसकी मुक्ति हो सकती है। सो तानी उसे उसकी कैद से, उसके पति की कैद से मुक्ति दिलाता है। और ये पत्नी भी किस तरह से बनी, इस कबीले में परंपरा है कि मुर्गे खरगोश दे करके, खरगोश के कुछ छोने बच्चे दे करके आप किसी भी की भी लड़की से शादी कर सकते हैं। और वे खरगोश के बदले में हमेशा हमेशा के लिए अपनी लड़की से हाथ धो बैठते हैं और वो सरदार उससे, उसके साथ कैसा भी व्यवहार करता हो, अमानवीय व्यवहार क्यों न करता हो, वो चूं तक नहीं करते। और यही कारण है कि ये नायक उस कैद से मुक्ति दिलाता है। सारी बाधाओं को पार कर तानी सीमांग और धान के बीज के साथ अपने गांव लौटता है। तानी की दूसरी शक्तिशाली कबीले से लाई गई पत्नी याही, जो मजबूत कबीले की लड़की रही है, याही जब देखती है कि पति गैर दुनियादार है, उसे गृहस्थी बसाने का सहूर नहीं है, वह उसे छोड़कर चली जाती है। ये देख कर कि वो दूसरी नहीं तीसरी ले आया है। याई और सिमांग के बिना तानी बुरी तरह टूट जाता है। तानी और सिमांग के निस्वार्थ प्रेम का पुनः महामिलन हरब झील पर होता है, जहाँ दोनों प्रेमी अपने प्रेम को विस्तार देते हैं। दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक होकर विदा लेते हैं। बहन बेसब्री से भाई का इंतजार करती है। वो उसके वंश की चिंता से तब मुक्त होती है जब तानी की तीसरी शादी करवाती है। इस विवाह में पूर्व प्रेम को स्वीकारा जाता है। अंत में कई कबीले तानी कबीले से आकर मिलते हैं। उपन्यास का समापन इस तरह से होता है, क्योंकि अब वह एक साधन संपन्न हमलों से मुक्त है। क्योंकि अब कोई भी हमलावर उसके कबीले पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि ये कबीला मजबूत हो गया है। और इस कबीले का नायक ठहर करके अपने कबीले में रहता है, क्योंकि कबीले की जो समस्या थी वो दूर कर दी जाती। अब वो धान की खेती करता है। वो धान की खेती करने से, क्योंकि पहले वो खेती नहीं करते थे, धान बीज वो किसी लेकर के आता है। अब तानी की यात्रा को विराम मिल जाता है। तो ये था उपन्यास का संक्षेप में कथा सार। इससे पाठक को यह एहसास हो सकता है कि उपन्यास में क्या है। उपन्यास में बात करने के लिए और भी बहुत सारे बिंदु है, जिस पर हम प्रयास करते हैं कुछ बिंदुओं पर फिर पुनः चर्चा करने की। तो ये हमें पता चल चुका है कि वह कुछ हद तक अयथार्थ लगता है, काल्पनिक पात्र लगता है। वह बनावटीपन से दूर है। जिस तरह से अब तक नायक गड़े गड़ाए होते हैं, उस तरह से गड़ा गड़ाया नायक नहीं है, जो सामाजिक समस्याओं को उस
समाज से, उस समुदाय से उठता है। ये लगता है जैसे समुदाय से बहुत ऊपर का पात्र है, एक नायक की तरह जो उस समाज का उद्धार करने के लिए है। और कहा जाता है कि प्रेम मुक्ति में है, न कि बंधन में है। ये साकार हुआ है। सोया कहाँ जाए, जैसा कि बताया था कि ये कोई समस्या ही नहीं। सोना कहीं भी जहाँ रात्रि होगी वहाँ ये आराम से प्रकृति की गोद में, किसी भी अपरिचित के यहाँ उसमें परिचय की कोई जरूरत नहीं। इस तरह से ये कबीले संघर्ष और युद्ध में कबीले बर्बाद होते हैं, और ये उस बर्बादी से मुक्ति दिलाता है। और इस उपन्यास में सबसे खूबसूरत एक जगह और संघर्ष में, और ऐसा कबीला जो भूख से पीड़ित है, कई तरह के दूसरे बाहरी कबीलों के हमलावर से इस कदर प्रताड़ित है कि वो बीज फसल करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि फसल बोई जाती है, दूसरा कबीला आता है, तहस नहस कर देता है, मारपीट करता है और उस फसल को छीन करके ले जाता है। ऐसे में भयभीत ये कबीला गांव छोड़कर पेड़ों पर लटक करके बंदरों की तरह रहता है। ये चर्चा है हाचिस को गांव यात्रा करने के दौरान। तानी जब किसी परंपरा के तहत अपनी पत्नी के कहने पर हाथस को गांव जाता है, तो हाथस को गांव जाते वक्त पत्नी उसे बहुत सारी चीज़ें दे करके, खाने पीने की सामग्री दे करके, धन दौलत दे करके हाथस को भेजती है। और ये और ताकीद करती है कि बीच में तिराया चौराया आएगा, तो तिराए से एक तरफ तो हाथस को जाओगे, दूसरी तरफ हाचिस को गांव जाओगे, लेकिन भूल करके भी हाचिस को गांव नहीं जाना, बल्कि हाथस को गांव जाना। उसे अच्छी तरह समझा दिया गया कि दाईं तरफ हाथस को है और बाईं तरफ हाचिस को है। लेकिन वो नायक ही क्या, और नायक कैसे हो सकता है? अगर लकीर को पीटता रहे तो लकीर के फकीर होते हैं, और फकीर कभी समाधान नहीं करते किसी समस्या का। सो ये नायक है, लकीर का फकीर नहीं। पत्नी बनाना चाहती थी, उसे गठबंधित करके गृहस्थी चलाने वाला, और ससुराल में भेंट लेकर के भेजने के लिए उसे रास्ता बता दिया जाता है एक परंपरा निभाने के लिए। लेकिन नायक जिस गांव के लिए मना किया जाता है, उस गांव का विभत्स चरित्र घोषित करके बताया जाता है कि वहाँ भूल करके भी मत जाना। वो गांव बड़ा बदनाम है, लूटा पीटा गांव है, भूखमरी के शिकार है। वहाँ से जो भी गुजरता है उससे छीना झपटी की जाती है, जो कुछ उसके पास होता है लूट लिया जाता है। इसलिए अगर तुम उधर गए तो लूट करके वापस लौटोगे। फिर हाथस को जा करके जो भेंट दी जा रही है, तुम वहाँ नंगे फकीर की तरह जा करके क्या दोगे? इसलिए भूल करके भी हाथस को मत चले जाना, हाचिस को ही जाना। हाथस को जाना, हाचिस को मत जाना। इसके बावजूद वो यात्री, महायात्री, पत्नी के मना करने के बावजूद एक जिज्ञासा उसके अंदर बैठती है कि चलें, हाचिस को भी देख लिया जाए, ससुराल तो बाद में पहुंच जाएंगे। अब जो घटना घटी, एक बड़ी रोचक घटना, इस तरह से कह सकते हैं 3-4 रोचक घटनाएं इस उपन्यास में हैं, और ये दिल दहला देने वाले भूखमरी का मंजर का जिस तरह से चित्रण इस लेखिका ने किया है, लगता है बिना भुक्त भोगी हुए
ये चरित्र चित्रण इस तरह से नहीं हो सकता था। ऐसे भूखमरी के शिकार गांव का, महाभूखों का गांव, उजड़ता लुटता पीटता ऐसा गांव जो कई हमलों का शिकार हो चुका है। लोग जो बस्ती में रहते थे अब वो बस्ती में नहीं रह पाते। धान की खेती या किसी भी तरह की खेती नहीं कर पाते। गाते हैं तो गाते गाते लगता है जैसे रो रहे हो। लोग बंदरों की तरह पेड़ की डालियों पर बैठे हुए हैं, एक डाली से दूसरी डाली पर, या कहें कि पेड़ों पर रहने पर मजबूर कर दिए गए हैं हमलावरों के द्वारा। ऐसे कबीले के बीच में जाकर के वो एक बांसुरी की आवाज सुनता है। तो बांसुरी की आवाज, संगीत के बजाय रोने की आवाज आती है। उनकी भूखमरी को देख करके उसके पास जितने भी खाने की सामग्री होती है खोल देता है। गुरु नानक की तरह कि जब खेत की रखवाली के लिए पिताजी ने भेजा और जब वो रखवाली करने के बजाय चिड़ियों से कहते हैं कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। पिताजी ने उसे नाकारा घोषित कर दिया। पत्नी ने भी यही कहा होगा, इसलिए छोड़ के चली जाती। ये उन भूखों को देख करके जो भी सामग्री अपने ससुराल ले जानी थी खोल देता है। और वो भूख मरे महीनों के भूखे खाने की सामग्री देख करके टूट पड़ते हैं, खूब खाते हैं, जम के खाते हैं, इतना खाते हैं कि कुछ तो खाते खाते उल्टियां करने लग जाते। ये विभत्स दृश्य कि जो लंबी भूख का शिकार है उसका हाल यही होता है, ये भी दिखाया गया है। इसके बाद फिर जब वो बांसुरी बजाते हैं, उस बांसुरी में मदमस्त होने का जो आनंद वहाँ बिखरता है। एक तरह से वो जंगली फूल थे, वो फूल बनने की ओर अग्रसर होते हैं। उनको बताया जाता है कि तुम यहाँ बसो, धान की खेती करो, और जरूरत पड़े तो मुझे याद करो, और भी संकट आए तो मेरे कबीले में शामिल हो जाओ। इस तरह से ये जो अमीर गया था फकीर होकर के लौटता है, उन रंगों के बीच में गया। वो तो जितने अस्त्र वस्त्र थे उनको दे दिए गए और खुद नंगा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि देने वाला इस हद तक देता है कि जो कुछ भी है उसके पास उसको लुटा देता है। इस तरह से कह सकते हैं कि उस कबीले में जाकर के वो कृषि क्रांति का कार्य करता है, कृषि क्रांति का वाहक बनता है, उनको खेती बाड़ी करना सिखाता है। एक और प्रकरण इस उपन्यास में है, चूँकि समय इजाज़त नहीं देता, अगर ज़रूरत पड़ी और पाठकों की प्रतिक्रिया आई तो शेष बची बात को और उदाहरण के साथ उपन्यास की शैली पर बात करते हुए हम दोबारा आपके सामने रूबरू होंगे। तो आप इस पर सुन करके, इसे सुन करके, समझ करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। आपकी प्रतिक्रिया मुझे अगला, और आपके अगर कोई सवाल है, अगर आपकी कोई टिप्पणी हुई, हाँ एक सवाल, चूँकि उपन्यास किस तरह का है, लेकिन ये नायक महायात्री है और भूखों के गांव पहुंच जाता है। आप ये कह सकते हो कि इतने सारे भूखे गांव के लोग पेड़ों पर लटके हुए, ये कितनी सामग्री ले गया होगा? क्या वो पका करके खाया गया, या जो साथ में लेके गया उससे इतना खाने लगे कि सभी की पेट भर गई? तो ये कितना, क्या गाड़ी भर करके लेके गया था,
ये सवाल मेरी तरफ से और उस लेखिका के लिए कि ये इस जगह से विसंगति यहाँ नज़र आती है। इस तरह से और भी जगह कुछ चीज़ें हो सकती है जिस पर आपके सवाल होने चाहिए, और लेखिका से ये मेरा भी सवाल है। तो ऐसे वीरबार तलवार की जो टिप्पणी है वो एक इस उपन्यास की नायिका की शैली और विषय वस्तु को चुनने को लेकर के, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि इस उपन्यास की तुलना अगर की जा सकती है तो पूर्व का ये उपन्यास, पूर्वोत्तर की जनजाति पर लिखा गया ये उपन्यास दूर पश्चिम राजस्थान के भी सुनीता घोगरा का उपन्यास मताई से इसकी तुलना की जा सकती है, जिसकी तुलना मैं अगली कड़ी में करूँगा अगर आपकी इजाज़त होगी। और आपकी टिप्पणी आने पर आपके सवालों के साथ मैं पुनः आपसे